नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले, खबरों से पहले हम बात करेंगे सेहत की। मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन करिए और कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करिए। मैं भी हर बुलेटिन के पहले और बाद में जरूर करता हूं। और अब खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर भोपाल से है। सीएम शिवराज की बैठक इस वक्त जारी है। कोरोना को लेकर सीएम बैठक कर रहे हैं। ये बड़ी बैठक है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कई शहर पहले से ही लॉक हैं सोमवार सुबह तक के लिए, और रविवार यानी कि आज रात 9 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे भी शहर भी लॉक हो जाएंगे। लेकिन कोरोना पर काबू कैसे पाया जाए, कैसे इसकी रफ्तार को रोका जाए, चेन ब्रेक की जाए, इस पर मंथन इस वक्त सीएम शिवराज अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बैठक सीएम शिवराज कोरोना संक्रमण पर ले रहे हैं। बैठक दरअसल इस मद्देनजर भी काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि लगातार अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार मध्य प्रदेश में भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और केवल बड़े शहर ही नहीं, छोटे शहर भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं फिर कैसे दुरुस्त की जाएं और कैसे संक्रमण पर काबू पाया जाए, ये सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की। और इससे पहले सीएम शिवराज कह भी रहे थे कि वो लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं। इससे काम धंधे चौपट हो जाते हैं, छोटा रोजगार भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए किसी भी सूरत में वो लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं पूरा, लेकिन कोरोना पर काबू पाना ही होगा। और उस लिहाज से लगातार मंथन भी जारी है। और बड़ी खबर है बीजापुर से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। मुठभेड़ में 5 जवानों की शहादत की खबर है। तररेम के लिए भेजे गए 9 एम्बुलेंस सिलगेर के जंगलों में बताया जा रहा है कि ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। तो ये बड़ी खबर है बीजापुर से। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है और बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में 5 जवानों की शहादत हुई है। ये खबर अभी तक आ रही है। मुकेश चंद्राकर हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, बताइएगा एग्जैक्ट कहां दरअसल ये मुठभेड़ चल रही है, क्या स्थिति है, किस संख्या में वहां पर नक्सली हैं? और चूंकि ये भी खबर निकल रही है कि 5 जवानों की शहादत हुई है इस मुठभेड़ के दौरान। मुकेश जी, देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि तर्रेम थाना क्षेत्र के पूवर्ती सिलगेर के इलाके में, जोन्नागुड़ा के इलाके में माओवादियों के बड़े संगठन के बड़े लीडर्स की मौजूदगी की आसूचना के आधार पर एसटीएफ, डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा के जवानों के करीब 400 से 500 जवानों की एक टुकड़ी उस इलाके में एंटी नक्सल ऑपरेशन पर रवाना की गई थी। उस इलाके में जैसे ही आज सुबह करीब 7:30-8 बजे जवान पहुंचे, पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। करीब 4 से 5 घंटे तक लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग, जबरदस्त फायरिंग दोनों तरफ से हुई है। और अब जो खबर निकल कर आ रही है कि मुठभेड़ खत्म हो चुकी है दोनों तरफ से। और जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक जो है 5 जवानों की शहादत की खबर आ रही है, जिसमें डीआरजी के 4 जवान और कोबरा का 1 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। और जवानों को सुरक्षित वापस निकालने के लिए बैकअप पार्टी रवाना की गई है। और जवान जो है घटनास्थल से निकल भी चुके हैं, इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। क्योंकि जवानों को घटनास्थल से निकालने की पहली जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों की है। इस वजह से जो है मीडिया में किसी भी तरह की बयानबाजी करने से बच रहे हैं पुलिस अधिकारी। हालांकि एसपी कमलोचन कश्यप ने हमसे बात करते हुए बस इतना ही बताया कि उस इलाके में जबरदस्त फायरिंग चल रही है, जबरदस्त मुठभेड़ चल रही है पुलिस और माओवादियों के बीच में। इतना ही कहकर उन्होंने अपना फोन कट कर दिया। और लगातार जो है हम आला पुलिस अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं इस संबंध में, इस घटना से जुड़ी जानकारी जुटाने में, मगर कोई भी पुलिस अधिकारी फोन पिक नहीं कर रहे और ना ही घटना से संबंधित को किसी भी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर आधिकारिक बयानबाजी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि हमारे जो विश्वस्त सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि बहुत बड़ी कैजुअलिटी पुलिस डिपार्टमेंट को उठानी पड़ी है इस पूरे घटनाक्रम में। और साथ ही आपको बता दूं कि कैजुअलिटी इतनी बड़ी है कि बीजापुर जिला मुख्यालय में बात से भी लगाया जा सकता है कि 9 एम्बुलेंस मुठभेड़ वाले स्थल पर भेजी गई हैं, यानी कि घायल जवानों की संख्या भी बड़ी हो सकती है इस मुठभेड़ के दौरान।
मुकेश, आवाज आप तक पहुंच रही है? मुकेश, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, मुकेश के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें, ये बड़ी खबर है बीजापुर से और करीब 5 घंटे से ज्यादा बताया जा रहा है कि ये मुठभेड़ चली है और इसमें 5 जवान की शहादत भी हुई है। ये शुरुआती खबर है। हालांकि तर्रेम के लिए 9 एम्बुलेंस भी भेजी गई हैं। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एडिटर प्रकाश चंद होता जी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, ये बड़ी मुठभेड़, 500 से ज्यादा जवानों को इस ऑपरेशन में लगाया गया था और अब जो खबर आ रही है कि कुछ जवानों की शहादत भी हुई है, 9 एम्बुलेंस भी भेजी गई हैं, यानी कि कैजुअलिटी और बड़ी हो सकती है क्या यहाँ पर? देखिए, जो मुठभेड़ है पिछले 5 घंटे से चलने की बात सामने आ रही है और जो घटना, जो मुठभेड़ है, उस पे सेंट्रल कमेटी यानी कि जो मिलिट्री विंग है सीपीआई माओइस्ट का, माओवादियों का जो कोर हार्डकोर मिलिट्री जवान है और जो हिडमा की टोली है, हिडमा वहाँ का सबसे बड़ा मिलिट्री कमांडर है, मिलिट्री बटालियन का वो मुखिया है और उसके लोगों के साथ ये मुठभेड़ चल रही है। तो अब उसी से पता चल सकता है कि मुठभेड़ 2 आर्मी के बीच, 2 फौज के बीच लड़ाई चल रही है। हिडमा वहाँ पे रेगुलर आर्मी का एक बड़ा सा कमांडर है, माओवादियों का बड़ा सा कमांडर है, जिसके पास लगभग रेगुलर फोर्स जैसे उसके पास लड़ाकू है और वो उसकी बटालियन है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के भी लोग हैं और लोकल टोली है। तो सब पीएलजीए के भी वहाँ पे लोग हैं, सब मिलकर वही पे है और उनका लड़ाई जो चल रही है, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स है, सीआरपीएफ का कोबरा बटालियन है और डीआरजी है। तो इनके साथ जो सरेंडर किए हुए माओइस्ट थे वो भी उनके साथ है। तो इन सारे लोगों के साथ ये चल रहा है। तो निश्चित रूप से बड़ी घटना है और बड़ी घटना को ये अंजाम दिया जाए बातें आ रही है। 5 जवान शहीद होने की बातें सामने आ रही है। दूसरी तरफ से 2 माओवादी भी मार गिराने की बात आ रही है, जिनसे एक इंसास वेपन, एक इंसास हथियार भी रिकवरी की बात सामने आ रही है। उससे बड़ी बात भी है, पहले जब था जो फोर्स अंदर गए थे उनको हिडमा की टोली ने चारों तरफ से घेरने की कोशिश की थी। मैं बता दूं, जिस तरह से ताड़मेटला में घटना हुआ था, ताड़मेटला घटना को अंजाम दिया गया था, लग रहा था उस तरह का कोई चीज ये करेंगे कि लेकिन उसी बीच में ये जानकारी आई कि एडिशनल फोर्सेस वहां पहुंच चुकी है और वो जो अंदर में जो लड़ाई लड़ रहे फोर्स उनके संपर्क। जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, महत्वपूर्ण और भी है ये कि रणनीति में भी क्या बदलाव की आपको दरकार महसूस होती है? 5 जवानों की वाकई में अगर शहादत हुई है तो फिर ऐसी कोई रणनीति जिससे हमारे जवान भी सुरक्षित लौटें हर ऑपरेशन के बाद और नक्सलियों को ज्यादा से ज्यादा डैमेज करें, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएं? प्रकाश जी। प्रकाश जी से हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एडिटर प्रकाश चंद होता जी जुड़े हुए थे। लेकिन आपको फिर बता दें, बीजापुर में ये मुठभेड़ हुई है, काफी लंबी बताया जा रहा है मुठभेड़ चली और जैसा कि प्रकाश जी बता रहे थे कि अब जो दूसरे ट्रुप्स थे जवानों के वो भी पहुंच चुके हैं। हालांकि कोशिश थी, क्योंकि हिडमा बड़ा कमांडर और बड़ी फोर्स उसके साथ नक्सलियों की होती है, कोशिश उसके जरिए ये की गई कि जवानों को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन जो सपोर्टिंग पैरा जो ट्रुप्स हैं जवानों के, वो वहां पहुंच गए और इसके बाद हालात फिर बदले हैं। लेकिन इसके बावजूद ये खबर आई कि 5 जवानों की शहादत हुई है और 9 एम्बुलेंस भी तर्रेम के लिए भेजे गए हैं। इससे भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो जवान हैं वो घायल भी हुए हैं, इस मुठभेड़ के दौरान जख्मी भी हुए हैं। करीब 500 जो जवान थे कोबरा बटालियन के, वो इस ऑपरेशन पर रवाना किए गए थे और दरअसल इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर नक्सलियों के मूवमेंट की जानकारी मिली थी और जैसा कि प्रकाश जी ने बताया कि हिडमा भी वहां पर मौजूद था और उसी की जो आर्मी थी, फोर्स थे, उसके जो नक्सली थे उनके साथ ये मुठभेड़ चल रही थी बीजापुर के तर्रेम में। और अब हालांकि ये जानकारी मिल पा रही है कि जो दूसरी
टोली भेजी गई थी जवानों की, दूसरे ट्रुप्स भेजे गए थे, वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं जवानों की मदद के लिए। और इसके बाद कुछ जो नक्सली हैं उन्हें भी ढेर किया गया है। कुछ उनके पास से, नक्सलियों के पास से कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। हालांकि कुछ वक्त बाद पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी कि नक्सलियों को कितना नुकसान पहुंचा इस मुठभेड़ में, कितने नक्सली मारे गए। और कई बार होता यह भी है कि जब नक्सली ढेर हो जाते हैं तो शवों को भी नक्सली अपने सहयोगी जो उनके साथ के नक्सली हैं उन्हें साथ ले जाते हैं, ताकि मीडिया में या जनता के बीच ऐसी खबर ना आए कि नक्सली मारे गए हैं। प्रकाश चंद होता जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, क्या लगता है आपको रणनीति में कोई बदलाव की दरकार है? ऐसी कोई रणनीति जिससे जवानों की शहादत कम से कम हो और नक्सलियों को नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो? जी चलिए, प्रकाश जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी जो मुठभेड़ थी ये हालांकि बताया जा रहा है कि जरूर खत्म हो गई है। और इस मुठभेड़ में कुछ जवानों की शहादत हुई है। इसके बाद जो जवान निकले थे, करीब 500 जवान जो नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए निकले थे, इस जानकारी के बाद कि उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नक्सलियों का मूवमेंट है और इसी के बाद उन्हें रवाना किया गया था। हमारे साथ न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ एडिटर प्रकाश चंद होता जी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, कुछ और डिटेल इस मुठभेड़ के बाद, कुछ नई डिटेल आपके पास अगर पहुंची हो? 5 जवानों की शहादत और इससे भी एक संकेत मिलता है कि कई जवान जख्मी भी हुए होंगे। 9 एम्बुलेंस भी मुठभेड़ वाले स्थल पर भेजी गई हैं। देखिए, दोनों बातें हैं। जो माओवादी भी वहाँ पे हताहत हुए हैं उनके लिए भी एम्बुलेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फोर्स दोनों को रहती है। और साथ ही इस बात को भी जोर देती है कि फोर्स जिंदा अगर माओवादी को पकड़ पाए तो वो उनके लिए प्राइम कैच होगा। जिस टोली के साथ ये एनकाउंटर हुआ है वो है हिडमा की मिलिट्री बटालियन। हिडमा वो शख्सियत है जो सबसे खूंखार माना जाता है। आज के दिन में बस्तर में याद होगा, कुछ साल पहले सीआरपीएफ के आईजी के बॉडीगार्ड को गोली मारी गई थी। और जब ये एनकाउंटर हुआ था तब ये हिडमा की टोली थी जिसने सीआरपीएफ के, छत्तीसगढ़ के सीआरपीएफ के मुखिया के बॉडीगार्ड को गोली मारी और ये बता दिया था वो किस हद तक कर सकता है। और उसकी टोली सबसे खूंखार माना जाता है। हिडमा की टोली के साथ ये एनकाउंटर चल रही है और कई बार हिडमा के साथ कोशिश की गई, उसके इलाके में चाहे पिनपा हो बाकी इलाका हो, इस पे घुसने की कोशिश की गई, लगातार रेजिस्टेंस मिला था। और आज भी जो घटना हो रही है उस पर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन भी है, उस पर हिडमा की भी बटालियन है, पीएलजीए की भी है। भारी मात्रा में वहाँ पे माओवादी मौजूद है इस वक्त उस जगह पे। और हमारे फोर्सेस की अगर बात करें, सीआरपीएफ से लेकर डीआरजीएस से लेकर डिस्ट्रिक्ट फोर्स से लेकर सारे फोर्स वहाँ पे हैं। कमांडो वहाँ पे लगाई गई थी क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि उस इलाके में माओवादियों का मूवमेंट है और उसी हिसाब से रणनीति बनाई गई थी। ये बीजापुर और सुकमा के इलाका है, वो इलाका है जिस इलाके में आज तक शायद ही कभी पुलिस ने कोई ऑपरेशन किया हो। बॉर्डर इलाके में होता है कि जो टेरिटरी का एरिया डोमिनेशन बोलते हैं, एरिया डोमिनेशन का मतलब होता है किसकी दबदबा उस इलाके में हो। हमारी फोर्स उस इलाके को रिकैप्चर करना चाहती है। कोई इसको ऑफिशियली स्वीकार नहीं करता, लेकिन छत्तीसगढ़ में माओवादी 35 साल से अपना दबदबा बना के रखे हैं। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी जो बनाया गया है विशेषकर बस्तर का इलाका है और बस्तर का इलाके में बासवराज जो सीपीआई माओइस्ट यानी माओवादियों का सबसे जो बड़ा संगठन है उसका कैपिटल या उसका राजधानी कहे, अघोषित मुख्यालय कहे, वो इसी बस्तर में है, वो अबुझमाड़ में है। जिस अबुझमाड़ का एक हिस्सा बीजापुर है, दंतेवाड़ा है और
कोंडागांव है, कांकेर है, ये सब इलाके को मिला के और नारायणपुर को मिला के एक एक इलाका है। और जिस जगह पे ये एनकाउंटर चल रही है वो इलाका भी भारी मात्रा में लैंडमाइंस लगा हुआ है। तो फोर्सेस एंटी लैंडमाइन व्हीकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो भी जाएगा बाय रोड जाएगा। मैं एक चीज़ बता रहा था प्रशांत आपको कि ताड़मेटला में 76 जवान शहीद हुए थे, 75 सीआरपीएफ के और एक डिस्ट्रिक्ट फोर्स के। उस वक्त पापा राव ने ही उस व्यूह रचना किया था और चारों तरफ से फोर्स को घेर लिया था। तो आज जो घटना हुई है उसको भी लगभग उसी श्रेणी पे ले जाने की बात हिडमा और टोली ने प्लान की थी। पहले जब फोर्स पहुंचे तो एनकाउंटर शुरू हुआ, मुठभेड़ शुरू हुई, तो उस वक्त उन्होंने चारों तरफ से फोर्स को घेरने की कोशिश की थी। लेकिन जो हमको जानकारी मिल रही है इसकी जानकारी उन्होंने बैकअप को दिए, पीछे जो थी कंट्रोल रूम को दिए और टैक्टिकल कंट्रोल रूम ने इसको तुरंत बैकअप भेजा और बैकअप की जो फ्रंट पे लड़ाई लड़ रही है उनके साथ भी संपर्क सधा हुआ है। मैं बार बार ताड़मेटला का इसीलिए जिक्र कर रहा हूं प्रशांत, ताड़मेटला में यही गलती हुई थी जब फोर्स ने सबसे पहले, माओवादियों ने फोर्स को जब एक ही जगह पे टारगेट किए और एक मैदान इलाके में ले गए और गोलीबारी की। उन्होंने बैकअप के लिए सीआरपीएफ कंट्रोल रूम को मैसेज भेजा और जब सीआरपीएफ की एंटी लैंडमाइन व्हीकल गई उसको ब्लास्ट कर दिए थे। तो कोशिश ये की जाती है अगर आप कभी भी बात करते हैं तो अगर आप वॉकी टॉकी से बात करते हैं उस वॉकी टॉकी का जो रेंज होता है वो रेंज को या वेव को वो भी कैप्चर करते हैं और सुनते हैं क्या मैसेज दिया जा रहा है। इसीलिए कोशिश की जाती है सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना ताकि वो माओवादी तक नहीं पहुंच पाए। और अगर फोर्स आएगी तो एंटी लैंडमाइन व्हीकल की अगर बात करें, कुछ दिन पहले जिस ढोडाई में, जिस अबुझमाड़ के इलाके में कुछ दिन पहले एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें जवान शहीद हुए थे, वहां सबसे पहले देश का एंटी लैंडमाइन व्हीकल को माओवादियों ने उड़ाया था और बता दिया था, उसके बाद दंतेवाड़ा में भी उड़ाए और बता दिए थे कि एंटी लैंडमाइन व्हीकल वो नहीं है कि वो माओवादियों से ब्लास्ट से या लैंडमाइन ब्लास्ट से लोगों को बचा पाए। इसीलिए जब भी इस तरह की मूवमेंट होती है तो पैदल ही जाना बेहतर होता है, क्योंकि हमने कुछ ही दिन पहले हमने दिखाए थे अपने ही न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम में किस तरह से स्पाइक होल होता है। वियतनामी जो अमेरिकन जब अटैक किए थे वियतनाम में, तो वियतनाम के जो लड़ाकू थे वो किस तरह से गड्ढा खोद के बूबी ट्रैप बनाते थे और उसी से किस तरह के अमेरिकन फोर्स को फंसाते थे, वही माओवादी अब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसको भी ख्याल में रखना पड़ता है और मूवमेंट 5 से 10 किलोमीटर स्पीड पर फोर्स धीरे धीरे करके बढ़ती है, बड़े तैयारी के साथ बढ़ती है। और साथ ही अभी ये भी जानकारी मिली है कि हेलीकॉप्टर को भी डिप्लॉय कर दिया गया है। MI-17 जो आर्मी का हेलीकॉप्टर है उसको भी उस इलाके में डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि अगर ज़रूरत पड़े रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन के लिए भी हो, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए भी हो, और साथ ही दूर से ऊपर से ये भी देखा जाता है माओवादियों की मूवमेंट क्या है। देखिए ये भी एक प्रशांत मेरे पास जो जानकारी आ रही है, जो मैंने बात की थी उसके हिसाब से इंटेलिजेंस की 2 इनपुट होती है। एक इंटेलिजेंस का इनपुट होता है ह्यूमन इंट होता है, जो इंसानों के जरिए जो उस इलाके में मौजूद है खबरी, जिसको आम बोलचाल में बोलते हैं, वो जो फोर्सेस को जानकारी देते हैं। एक होता है टेक इंट होता है, टेक इंट इतना यानी कि टेक्नोलॉजी से जो इंटेलिजेंस मिलता है, ड्रोन है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी जानकारी हमारे पास जरूर है न्यूज़ 18 के पास, लेकिन क्योंकि फोर्स अंदर है हम बहुत सारी चीजें अभी बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, मशीन का भी इस्तेमाल की जा रही है, जानकारियां लेकर उसी हिसाब से फोर्स की मूवमेंट की जा रही है ताकि हमारी जो कैजुअलिटी है। प्रकाश जी, आप जिक्र कर रहे हैं सूचनाओं का, जानकारी का, इंटेलिजेंस का, तो स्वाभाविक है कि कुछ जो इंटेलिजेंस या जो जानकारी है सेना, माफ कीजिएगा, जवानों से जुड़ी हुई जानकारी, वो जानकारी भी नक्सलियों तक जरूर पहुंचती होगी। लेकिन आपने ताड़मेटला का जिक्र किया, 76 जवान शहीद हुए थे वहां पर। उस मुठभेड़ के बाद जैसा कि अगर 5 जवान भी शहीद हुए तो फिर बहुत बड़ी कैजुअलिटी हम फिर ना कहें, हालांकि एक जवान की शहादत भी नहीं होनी चाहिए। उस
मुठभेड़ से ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ सीखा है, फिर ये नई रणनीति के साथ नक्सली डोमिनेंट एरिया में ऑपरेशन के लिए हमारे जवान आगे गए हैं। प्रकाश जी। प्रशांत, प्रशांत एक बात मैं बता देता हूं। पहले ऐसा होता था जी, पतझड़ में जी ऑपरेशन नहीं हो पाता था, क्योंकि जो बस्तर की जंगलों को देखा है, मैं बहुत करीबी से बस्तर के हर एक इंच को मैंने देखा है। बस्तर में विजिबिलिटी की अगर बात करें, आप अपने से 5 मीटर दूरी तक नहीं देख सकते। ये बस्तर की जंगल की हालत है। लेकिन पतझड़ में, इस मौसम में, बसंत ऋतु के बाद जो पतझड़ हो जाता है तो विजिबिलिटी काफी दूर तक हो जाती है। उससे फोर्स को भी दिखता है कि माओवादी कहां पे हैं, और माओवादी को भी दिखता है फोर्स कहां पे है। एक चीज मैं बता दूं प्रशांत, कई बार ऐसे हुआ है, कई बार हमने न्यूज़ 18 में विजुअल भी चलाए थे कि एक बार ऐसा भी हुआ था, फोर्स चल रही है रोड के दोनों किनारे पे और उनके 100 मीटर भी नहीं है, 100 मीटर भी नहीं थे दूरिया, और बराबरी में माओवादी उनके साथ चल रहे थे। दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे, कहीं सही मौका मिले तो एक दूसरे पर हावी हो। और लगातार ये होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। आप दिखाना चाहते हैं कौन पहले दम हारता है और भागता है। माओवादी नहीं चाहते थे उनके बारे में ये कहा जाए, वो डर गए, और फोर्स नहीं चाहती थी बस्तर में ये संदेश जाए कि वो माओवादियों से डरे। दोनों बराबरी में चल रहे थे। अगर मैं आपको बताऊं, मदनवाड़ा में पूरे देश में शायद इकलौता थे शहीद वीके चौबे, जो जिनको शहादत हुई थी, राजनांदगांव के एसपी थे। उस घटना जब हुआ, माओवादियों की इतनी हिम्मत थी, उन्होंने उस घटना की लाइव मोबाइल शूट किए थे। जैसे अभी हम शूट कर रहे हैं और हम लाइव पे हैं, उसी तरह का वो शूट कर रहे थे, और वहीं पे वो बता रहे थे कैसे मूवमेंट पे आगे बढ़ रहे हैं। और उस वक्त भी वो यही किए थे, जो पुलिस की वायरलेस मैसेज थी उसको इंटरसेप्ट कर दिए थे। उसी से उनको पता चल जाता था कि एसपी और आईजी के बीच क्या बात हो रही है और एसपी क्या रीइंफोर्स मांग रहे हैं। इसी से पता चलता था। वही ताड़मेटला में भी हुआ। तो अभी ये सख्त हिदायत दी जाती है, अगर संदेश देना है तो सिंपल लैंग्वेज में मत दीजिए, कोडेड में दीजिए। और फोर्स को, जैसे मैंने कहा, आप बड़े व्हीकल में जब जाएंगे, 200-300 जवान, अगर एक गाड़ी में 40-50 जवान एक साथ रहते हैं, बिल्कुल, यानी कि कोडेड भाषा का ही इस्तेमाल करना है ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो पाए, नक्सलियों तक ना पहुंच पाए। बिल्कुल, मैं रोक रहा हूं आपके लिए एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी इंफॉर्मेशन इस वक्त आ रही है इसी मुठभेड़ से जुड़ी हुई। बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ के बीच जगदलपुर से कई MI-17 हेलीकॉप्टर रवाना हुए हैं। ये MI-17 हेलीकॉप्टर दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और बीजापुर हेलीपैड पर ये हेलीकॉप्टर खड़े हैं। जवानों को रेस्क्यू करने हेलीकॉप्टर पहुंचा हुआ है। MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ऐसे मौकों पर, अक्सर ऐसे मौकों पर बहुत उपयोगी होता है, और ये तस्वीरें भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। मनोज कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मनोज, क्या जानकारी है आपके पास? माफ कीजिएगा, विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या डिटेल आपके पास? बिल्कुल प्रशांत, डिटेल्स की जहां तक बात करूं तो जैसे इस खबर की जानकारी सामने आई है उसके बाद से जगदलपुर का जो पुलिस महकमा है वो अलर्ट मोड पर आ गया है, क्योंकि ये संभागीय मुख्यालय कहलाता है और यहाँ पर ऐसी सुविधाएं हैं ताकि अगर कहीं पर भी बस्तर में ऐसी कोई स्थितियां निर्मित होती हैं तो तत्काल रेस्क्यू किया जा सके। दोपहर 3 बजे के आसपास 2 MI-17 हेलीकॉप्टर यहाँ से टेक ऑफ किए गए थे। हालांकि जो जगह है वो इतनी ज्यादा संवेदनशील है कि वहां पर हेलीकॉप्टर को डायरेक्ट लैंड नहीं किया जा सकता है, और इस वजह से अभी वो बीजापुर में ही लैंड किए हुए हैं दोनों हेलीकॉप्टर। और संभावना और भी है कि चूंकि जवानों को रेस्क्यू करना है, और जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि चूंकि वहां पर नक्सलियों का मूवमेंट जो है वो 15 दिनों से जारी था, और उसी खबर के आधार पर STF, कोबरा, DRG और CRPF ऐसी तमाम बटालियनें वहां पर गई थी, तो काफी बड़ी संख्या में फोर्स वहां पर पहुंची थी। तो इन तमाम जवानों को रेस्क्यू भी करना है, और अब से करीबन 10 मिनट पहले भी एक MI-17 हेलीकॉप्टर जगदलपुर से रवाना हुआ है बीजापुर के लिए, और चौथा हेलीकॉप्टर जो है वो टेक ऑफ करने की तैयारी में। यानी संसाधन जितने भी हैं सुरक्षा बलों के पास में, उनका भरपूर उपयोग करने की तैयारी है और वहां पर भेजा जा रहा है। जैसे ही ऐसा मौका लगता है कि
कोई जवान को रेस्क्यू किया जा सकता है, वहां पर मौके से भेजा जा सकता है। तो उसके लिए तमाम जो पुलिस महकमा है, सुरक्षा महकमे से जुड़े हुए आला अधिकारी हैं, तमाम तरह की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहाँ से लगातार सपोर्टिंग पार्टी की बात हो या फिर जो भी संसाधन मौजूद हैं, खासतौर से जब नक्सल ऑपरेशन होते हैं तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं, तो उसके लिए पूरी तरह से सुरक्षा महकमा तैयार है। और चौथा जो हेलीकॉप्टर है वो कुछ देर बाद बीजापुर के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार है। जी जी जी, बिल्कुल रहेगा विनोद। मैं आपके पास आऊंगा। प्रकाश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रकाश जी, विनोद को आप सुन रहे होंगे, हमारे हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि जब ऐसे बड़े नक्सल ऑपरेशन, एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जवान निकलते हैं तो सभी महकमों को अलर्ट पहले से ही कर दिया जाता होगा और उस दिशा में हमारे हेलीकॉप्टर को भी पहले से तैयार रखा गया होगा कि अगर जरूरत पड़ती है किसी तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन की तो जल्द से जल्द रेस्क्यू जवानों का किया जा सके। प्रकाश जी। प्रशांत, ये रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है, ये ऑपरेशन है। जो एमआई का हेलीकॉप्टर है वो गनशिप भी है। वहां पे एक ऐसा भी होता है, मैं बहुत सारी चीजों का खुलासा नहीं करना चाहते क्योंकि अभी फोर्स अंदर फंसी हुई है। ये जितने भी हेलीकॉप्टर होते हैं उस पे गन माउंट होता है, यानी कि हवाई से ऊपर से वो दुश्मनों पर फायर भी कर सकता है, इसकी भी उस पे रहती है और इसके लिए तैयार भी रहते हैं। कई बार ये भी रहता है जो उसके हेलीकॉप्टर के चालक होते हैं वो फौज के होते हैं, आइदर इंडियन एयरफोर्स के होते हैं या इंडियन आर्मी के होते हैं। और जब ये ऑपरेशन का अंजाम दिया जाता है, केवल और केवल रेस्क्यू और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन तक नहीं रहता, उसके साथ असॉल्ट ऑपरेशन भी होता है। तो ऐसा भी होता है कई बार कि इसी गनशिप का इस्तेमाल किया जाता है दुश्मनों के ऊपर। एक फर्क ये होता है, ये क्योंकि देश के अंदर है, यहाँ जो भी गोलियां लगेगी निरीह व्यक्ति जो बेकसूर है उसके ऊपर गोलियां नहीं दागी जानी चाहिए। ये बड़ी दिक्कत है। ये अगर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाके का लड़ाई होता तो अभी तक गनशिप या उसी तरह का कारपेट बॉम्बिंग भी हो सकता था, लेकिन यहाँ माओवादियों के अलावा भी आम लोग रहते हैं। और अगर जब भी हम ऑपरेशन की बात देखते हैं तो इवन हमने झीरम का भी देखा, बाकी जगह का भी देखा, माओवादी क्या करते हैं, अक्सर ग्रामीणों को अपने शील्ड के तौर पे, सुरक्षा कवच के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या फोर्स का ध्यान भटकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जानना बड़ा मुश्किल होता है ये फोर्स है, ये माओवादी है या ये निरीह ग्रामीण है। और ग्रामीण जो होता है वो दोनों तरफ से फंसता है। माओवादी अगर कहेंगे आपको एक साथ जमा होकर यहाँ रहना है, मना करेंगे तो माओवादी गोली मारते हैं और पुलिस को लगता है ये माओवादी की तरफ से काम कर रहे हैं, इसीलिए पुलिस उनको मार गिरा देती है। कई बार वो भी उसी के शिकार हो जाते हैं। तो ये जो बिल्कुल यार कि ये बड़ी पशुपेश वाली स्थिति होती है कि आम जनता भी शिकार ना हो जाए। हालांकि जैसा कि आप बता रहे हैं, हमारे 17 हेलीकॉप्टर युद्धक हेलीकॉप्टर भी है, इसमें गनें भी होती हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल बेधड़क नहीं किया जा सकता। रहेगा हमारे साथ। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। पुलिस अधिकारियों की आपात बैठक, बीजापुर नक्सली मुठभेड़ को लेकर यह बैठक है और बैठक में पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। स्पेशल डीजी अशोक जुनेजा, डीआईजी नक्सल ओपी पाल, आईबी डायरेक्टर समेत एसआईबी के तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। युगल तिवारी हमारे साथ हैं। युगल, क्या डिटेल इस बैठक से जुड़ी हुई? जी देखिए, स्पेशल डीजी अशोक जुनेजा भी बैठक ले रहे थे, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले डीजीपी डीएम अवस्थी यहाँ पर आए हैं और आला अधिकारियों की यहाँ पर बैठक जारी है। और जिस तरह से सूचना वहाँ पर मिल रही है, अभी माओवादी और जो है हमारे जवानों के बीच मुठभेड़ चल रहा है, फायरिंग अभी भी हो रही है। तो यहाँ से उन्हें जो मदद मिल सकती है उसके दिशा निर्देश यहाँ पे आला अधिकारी बैठ करके वहाँ पर दे रहे हैं। वहाँ जरूरत क्या है, किस तरह की आवश्यकता है, जो जरूरी संसाधन है वो भी पहुंचाने के लिए, मुहैया कराने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जिस तरह से हेलीकॉप्टर हो या फिर अभी का आवश्यकता है, तो तमाम तरह के निर्देश वहां पर दिए जा रहे हैं और आवश्यकता के अनुसार वहां पर क्या साधन की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजापुर के जो जवान है वो यहाँ पर फंसे हुए हैं और कुछ जवान है जिनका संपर्क भी कट गया है, उन्हें लगातार संपर्क साधा जा रहा है। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से बेहतर दिशा निर्देश दे सके ताकि जो जवान वहां पर
फंसे हुए हैं उनको बेहतर मदद मिल सके। और जिस तरह से कैजुअलिटी की बात है, अभी तो किसी तरह से अधिकारी ने पुष्टि नहीं की है कि कितने हताहत हुए हैं, लेकिन तमाम सुविधाएं हैं। आला अधिकारी यहाँ पर बैठ करके वहाँ जो है ग्राउंड जीरो पर बेहतर मदद करने के लिए यहाँ पर जो है दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। जी प्रसाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बैठक है। और प्रकाश जी, डीएम अवस्थी भी अब पहुंचे हैं इस बैठक में। ये महत्वपूर्ण बैठक है। हालांकि मैं नक्सली ऑपरेशन के बारे में जरूर आपसे समझना चाहूंगा। जब इतने बड़े नक्सल एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी भी तैयार होता है। तो स्वाभाविक है कि बस अब इंप्लीमेंटेशन पर शायद चर्चा हो रही हो इस बैठक में। प्रकाश जी। प्रशांत, इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम दे रहे हैं कि 5 जवान शहीद होने की पुष्टि हो गई है। पुलिस महकमा ने 5 जवान शहीद होने की पुष्टि कर दी है। उस पे एक सीआरपीएफ के जवान है, एक वहां पे 2 डीआरजी के जवान है और 2 बस्तर बटालियन के हैं। टोटल 5 जवान शहीद होने की पुलिस मुख्यालय ने अभी न्यूज 18 से पुष्टि की है। बाकी फोर्स अभी भी अंदर है, अभी भी लड़ाई चल रही है। बिल्कुल। तो जी 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 बिल्कुल। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो प्रकाश जी दे रहे हैं कि 5 जवानों की शहादत की पुष्टि कर दी गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से 5 जवान इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में शहीद हुए और ये जो मुठभेड़ है वो अभी भी लगातार जारी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मुठभेड़ अभी भी लगातार चल रही है। अब प्रकाश जी, ये जरूर महत्वपूर्ण है कि अब जो जवान इस वक्त मोर्चे पर हैं उन्हें कैसे और मदद पहुंचाई जाए, कैसे उन्हें सुरक्षित वहां से बाहर निकाला जाए और ज्यादा से ज्यादा डैमेज नक्सलियों को किया जाए। प्रकाश जी। निश्चित रूप से इस वक्त जो फोर्स अंदर फंसी हुई है, जो ऑपरेशन चल रहा है, सबसे 2 बातें महत्वपूर्ण होता है। अपने जवानों के शरीर को अक्सर ये देखा जाता है अगर माओवादियों के हाथों लगते हैं तो वो उस पे भी लैंडमाइन लगा देते हैं और इस काम में हिडमा की जो टोली है वो माहिर होता है। अगर आप डेड बॉडी को अब अपने जवानों के जो शहादत होने के बाद जब बॉडी को वहां नहीं पहुंच पाते तो उस पे भी लैंडमाइन लगा देते हैं। जब आप जो बॉडी को उठाने के लिए जाते हैं तो लैंडमाइन का विस्फोट होता है। प्रशांत, मैं एक चीज बता दूं, ये जंग है, ये लड़ाई है बस्तर की। ये तक जानकारी है हमारे पास। एक टाइम ऐसा भी था कि पूरे बस्तर के 200 से अधिक हैंडपंप में माओवादियों ने लैंडमाइन लगा दिया था ताकि जब भी फोर्स जाएगा मूवमेंट में और कहीं पे भी पानी पीने के लिए हैंडपंप का इस्तेमाल करेगा तो उसमें ब्लास्ट होगा और डेथ होगी। ये भी हुआ है। जो पिछले कुछ दिन पहले एक हवलदार का एक जब शहादत हुई थी, जो पेड़ के नीचे आके इन लोग बैठ के रोज खाना खाते थे, उसी जगह पे आके लैंडमाइंस लगा दिए थे और उस पे भी उन्होंने ब्लास्ट करवाया था। तो यहाँ पे हर इंच जमीन पर फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है, तभी जाके पता चलता है। और ये जो 5 जवानों की शहादत हुई है, ये घटना की अंत नहीं है, ये घटना की शुरुआत कही जा सकती है। ये जानकारी हमको मिल रही है कि जो एम्बुश लगाया गया था, ये एम्बुश जो था वी शेप का था और जब फोर्स अंदर गए तो उनको घेर लिया गया था और जैसे जैसे गए उसी हिसाब से उनके ऊपर माओवादियों का जो एम्बुश लगा था वो इस तरह से था कि मोर्चा से कोई बच के बाहर ना निकल पाए। ये जानकारी हमको जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है अब हमारे सूत्रों से वो यही मिल रही है। और फोर्स जैसे गए, गन बैटल हुआ, जिसको अंग्रेजी में फियर्स गन बैटल कहा जाता है, यानी कि जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी वहां पे। और उसी में क्योंकि सभी लोग जानते हैं नोटबंदी से पहले मैं एक बात कह दूं, हिडमा के पास 2 करोड़ रुपया नगद था और उसको एमुनेशन खरीदना था, तो वो 2 करोड़ की वो एमुनेशन खरीदा है। तो ये जानकारी भी आ रही थी। तो हिडमा की जो टोली है, जो मिलिट्री बटालियन है हिडमा की, वो काफ़ी मजबूत माना जाता है। पिछले बार एक बार ऐसा भी हुआ था कि बीजेपी के शासनकाल में वहाँ पे 5000 फोर्स गए थे उस इलाके में ऑपरेशन करने। 5 दिन तक उस इलाके में रहे लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाई थी, क्योंकि वहाँ एक चीज और भी हम जैसे बात कर रहे थे कि पतझड़ में पहले ऑपरेशन नहीं होता था, लेकिन आजकल ऑपरेशन हो रहा है। साथ में
फोर्स जब बारिश होती है फोर्स की ट्रेनिंग थम जाती है, लेकिन माओवादी साल भर ट्रेनिंग करते हैं, रणनीति बनाते हैं, मौके का तलाश में रहते हैं और फोर्स को हर वक्त अंदर आने देते हैं, पहले नहीं रोकते। एक बार फोर्स अंदर पे आ जाए, उनके इलाके में दाखिला हो जाए जहां पे उन्होंने लैंडमाइंस लगा के रखे हैं, उसके बाद वो हमला करते हैं और हमला हर वक्त पीछे से करते हैं ताकि फोर्स और अंदर चला जाए और जो एम्बुश होता है वी शेप का उसी में फंसता जाए। ये माओवादियों की वी शेप का हो या डब्ल्यू शेप का हो, उसी हिसाब से वो रहता है। सीआरपीएफ को, बाकी लोगों को, कमांडो को यही सिखाया गया। उस जो एम्बुश लगा है, जो एम्बुश को तोड़ पाया वही बच के वापस आता है। जब एम्बुश में फंस जाता है शहादत मिल जाती है। यही कारण है कि अभी के जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, रीइंफोर्समेंट गई है, लेकिन क्योंकि वो 5 घंटा हो गया माओवादियों से मुठभेड़ चल रहा है और बड़े है, सबको पता था कि वहां कुछ भी हो सकता है। रीइंफोर्समेंट तैयार थी। जो टेक्निकल विंग है, जो जानकारी हमको बस्तर से मिल रही है न्यूज़ 18 को, जो टेक्निकल कंट्रोल रूम है, उस टेक्निकल कंट्रोल रूम से सारे चीज़ों को लेकर सतत संपर्क में थे ताकि वहां पे हर पल का जानकारी मिल पाए, माओवादियों का मूवमेंट भी पता चल पाए और अपने फोर्स की क्या स्थिति है उसी हिसाब से उन्होंने हेलीकॉप्टर का टेकऑफ करवाया था। और केवल बस्तर हेडक्वार्टर से हेलीकॉप्टर टेकऑफ नहीं हुआ है। हम बहुत ज़्यादा डिटेल बताना नहीं चाहते क्योंकि इसी बीजापुर में इलेक्शन के समय पे जब उन्होंने हेलीकॉप्टर पे हमला किए थे और उस पे एक एयरफोर्स के जवान का शहादत हुई थी, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कहाँ कहाँ हेलीकॉप्टर डिप्लॉय है ये लोकेशन में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर बताऊँगा अब तक माओवादियों ने कम से कम 6 बार हेलीकॉप्टर पर हमला कर चुके हैं। इसीलिए इस बात को भी बहुत ख्याल रखा जाता है कि कहीं माओवादियों ने हेलीकॉप्टर पर हमला ना कर दे। और गनशिप का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब पक्का हो जाएगा उसमें हमारे फोर्स की कैजुअलिटी या निरीह लोगों की कैजुअलिटी नहीं होगी। लेकिन सैटेलाइट का है, लेकिन ड्रोन का है, बाकी टेक्निकल इंटेलिजेंस है, उन सारी चीज़ों का भी सहायता ली जाती है और इसी के तहत टैकिंट के तहत ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। फोर्स अंदर है, लगातार फायरिंग चल रही है और अत्याधुनिक हथियार दोनों के पास है। मैं प्रशांत एक चीज बता दूं, कोई ये ना समझे माओवादियों के पास 303 है। वो सारे हथियार माओवादियों के पास है जो हथियार पुलिस के पास है। हाल ही में एक कोसा की एक इंटरव्यू थी जिसमें कोसा ने कहा था आज जो पुलिस के पास हथियार है कल वो हमारे पास रहेंगे। उसका कहने का अर्थ था कि हम पुलिस से, हम सीआरपीएफ से छीन लेते हैं उस हथियार को और हम ही इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि जब भी कोई सोफिस्टिकेटेड वेपन आता है तो कहा जाता है एक वेपन को जरूर बचा लेना, वेपन दुश्मनों के हाथ ना लगे। जी प्रशांत। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। वेपन जवानों के पास से ही नक्सलियों तक पहुंचता है। आप एम्बुश की बात कर रहे थे, मैं उस पर जरूर आऊंगा। बहुत चंद सेकंडों में युगल बने हुए हैं, अगर युगल तक आवाज पहुंच रही तो जानकारी ले लेते हैं। बैठक जहां हो रही है अधिकारियों की, वहां पर युगल मौजूद हैं। युगल, कुछ और निकल कर आया इस बैठक से? जी देखिए, अभी यहाँ जो आला अधिकारियों की बैठक थी, डीजीपी डीएम अवस्थी और स्पेशल डीजी अशोक जुनेजा और ओपी पाल सहित तमाम आला अधिकारी जो बैठक ले रहे थे, अब कुछ ही देर बाद वो बाहर आएंगे और पूरे प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और पूरी जानकारी वहां का देंगे। और जिस तरह से अभी भी ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है और इसलिए वो पूरी तरह से घटनाक्रम है और किस तरह से मुठभेड़ हुआ, तमाम चीजों की, तमाम बिंदुओं की वो पहल नहीं की। हालांकि न्यूज़ 18 से उन्होंने पुष्टि कर दी है कि 5 जवानों की शहादत हुई है। ये दुखद बात कही जा सकती है और एक बार फिर माओवादियों ने कायराना करतूत कर दिखाया है। ये बेहद ही शर्मनाक कहा जा सकता है और हमारे जवानों को जो शहादत हुई है वो दुर्भाग्यजनक भी कहा जा सकता है। लेकिन बिल्कुल इंतजार करेंगे हम उस बैठक, जैसे ही वो बैठक खत्म होती है और क्या डिटेल्स इस बैठक के बाद सामने आते हैं। युगल, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। जी ठीक है। प्रकाश जी, इससे पहले आप एम्बुश का जिक्र कर रहे थे। वी शेप का और डब्ल्यू शेप का एम्बुश कई बार लगाया जाता है जवानों को घेरने के लिए, तो इससे एक बात साफ होती है कि पूरी इंटेलिजेंस या जानकारी जवानों के मूवमेंट की नक्सलियों तक भी पहुंचती है, या फिर ये एम्बुश हमेशा तैयार रखे जाते हैं, बनाकर रखे जाते हैं कि जब भी इस तरफ डिप्लॉय हो जवानों का वो इसमें फंस जाएं। प्रकाश जी।
देखिए, माओवादी हर वक्त, मैं एक चीज़ बता दूं, इससे पहले जो माओवादियों का जी। मुखिया था वो गणपति था, मुपाला लक्ष्मण राव, जिसको गणपति के नाम से सब जानते थे। जी। वो राजनीति और हथियार दोनों पे विश्वास रखता था। लेकिन अब जो बना है माओवादियों का मुखिया, सीपीआई माओइस्ट का जनरल सेक्रेटरी बासव राज, शुद्ध रूप से मिलिट्री कमीशन का, यानी कि स्ट्रेटेजी या हिंदी में कहे तो रणनीति का वो सबसे बड़ा माओवादियों का कमांडर रहा है। मिलिट्री कमीशन का वो मुखिया रह चुका है और उसके बाद माओवादियों का मुखिया बना। तो उसका पूरा का पूरा जो बासव राज का फोकस है वो मिलिट्री पे रहता है। अगर हजारीबाग में अटैक हुआ था, अगर कोरापुट में अटैक हुआ था, भुवनेश्वर के पास नयागढ़ में अटैक हुआ था, 4 ट्रक हथियार लूट लिए थे जब नयागढ़ में अटैक हुआ। आप सोच सकते हैं जब कोरापुट में, उड़ीसा में एक साथ 11 जगह पर माओवादियों ने हमला किया था, एसपी के घर में, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में, जहां पे हथियार रखे जाते हैं, कोत में, सीआरपीएफ के जो कैंप है उस पे, और जो वहां पे जो रिजर्व बटालियन है उस पे, एक साथ 11 जगह पे अटैक हुआ था और उन्होंने हथियार लूट लिए थे। करीब 700 हथियार लूटे थे। तो सोच लीजिए, अगर किसी के इतनी हिम्मत है कि हजारीबाग का जेल तोड़ दे, अपने बंदों को बाहर निकाल ले, जो नारायण सान्याल जो मुखिया था, बाद में रायपुर जेल में ही उसको लंबे समय तक रखा गया और बाद में उसके नहीं रहा वो। लेकिन अगर मैं कोरापुट की बात करूं या नयागढ़ की बात करूं, जिस हिसाब से घटनाओं को अंजाम दिया था और 4 ट्रक लोड हथियार नयागढ़ में लूटे, आप इसी से समझ लीजिए उनकी हिम्मत कैसी है और रणनीति कैसी रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें एम्बुश की, बात होती है वी शेप की, डब्ल्यू शेप की, वाई शेप की, अलग अलग तरीके से एम्बुश होता है। एम्बुश का जैसे अंग्रेजी का अक्षर है वी शेप का, तो वी में जिस डायरेक्शन है उसी हिसाब से रखते हैं और उसी हिसाब से उनकी स्ट्रेटेजी रहती है। पहले वो फोर्स को आने देते हैं अंदर, तो फोर्स को लगता है, पहले डरती है फोर्स कि यहाँ पे कोई हो सकता है, मुठभेड़ हो सकता है। 5-7 किलोमीटर चलने के बाद फोर्स को लगता है शायद इलाके में माओवादी नहीं है, और उसी जब से सोचते हैं उसी वक्त उनके ऊपर हमला करते हैं माओवादी, और अक्सर हमला पीछे से करते हैं ताकि फोर्स और अंदर जाए, और जैसे अंदर जाए पीछे से कम्युनिकेशन चैनल टूट जाए। बिल्कुल। और फोर्स उनके कब्जे में आ जाए, चारों तरफ से घेर ले, जिस तरह से अभिमन्यु को घेरा था, ये उनकी स्ट्रेटेजी रहती है। अब सवाल उठता है, जो इसको तोड़ पाया वही जीतता है इसमें। तो जब जंगल वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर था मिजोरम में, वारंगटू में, वहां पे जब फोर्स को भेजा गया, सबसे पहले यही सिखा गया। उसके बाद कांकेर में एक आर्मी के पुराने वॉर वेटरन को लाया गया था, वो आके यहाँ पे सिखाए लोगों को किस तरह से। ब्रिगेडियर पोनवर थे, ब्रिगेडियर पोनवर यही सिखाए किस तरह से एम्बुश को तोड़ना है। और यानी कि प्रशिक्षण में ये महत्वपूर्ण बात होती है कि एम्बुश को कैसे ब्रेक किया जाए, कैसे नक्सलियों के बिछाए जाल से निकला जाए, और कैसे न केवल खुद को सुरक्षित बचाया जाए बल्कि नक्सलियों को भी नुकसान पहुंचाया जाए। रहेगा प्रकाश जी, मैं बहुत जल्द लौटूंगा आपके पास। तो लगातार ये खबर पुष्ट भी हो गई है कि 5 जवानों की इस मुठभेड़ में शहादत हो चुकी है, और उनके सपोर्ट के लिए जो जवान वहां पर मुठभेड़ में मौजूद हैं, उनके सपोर्ट के लिए और जवानों को भी वहां पर भेजा गया है। 5 जवानों की शहादत की खबर आ रही है, जिसमें 4 डीआरजी के जवान बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ का एक जवान बताया जा रहा है, माफ़ कीजिएगा, कोबरा के एक जवान बताया जा रहा है। इस वक्त हम बीजापुर हेलीपैड में हैं पुलिस के। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। MI-17 का एक हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँच चुका है। हालांकि इससे पहले 2 हेलीकॉप्टर MI-17 के उतरे और फिर तर्रेम थाना क्षेत्र या फिर घटनास्थल पर रवाना हुए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जवानों की एक बहुत बड़ी टुकड़ी यहाँ पे लगातार इनका मूवमेंट चल रहा है। पुलिस के आला अधिकारी इस इलाके में आ रहे हैं, हेलीपैड जहाँ पे स्थित है यहाँ पे आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि तर्रेम थाने में जो है एसपी खुद पहुँच चुके हैं, बीजापुर एसपी कमलोचन कश्यप वो पहुँच चुके हैं, पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं वो। इसके अलावा बस्तर के साथ ही प्रदेश स्तर के जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं इस पूरे एनकाउंटर में नज़र जमाए हुए हैं। एनकाउंटर अब थम चुकी है, करीब 4 घंटे तक पुलिस और माओवादियों के बीच एनकाउंटर चला है और बैकअप पार्टी रवाना की गई थी घटनास्थल के लिए, और जो जवान रहे हैं उन्हें घटनास्थल से सुरक्षित निकाला जा
जा रहा है और ये जवान जो है कुछ देर बाद तर्रेम थाना तक पहुंचेंगे। इसके बाद ही वस्तु स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी, तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी कि कितने जवानों की शहादत हुई है। आपको बता दूं कि इस मुठभेड़ में 2 माओवादियों के मारे जाने की खबर भी निकल कर आ रही है, जिसमें एक महिला माओवादी का शव जो है वो बरामद कर लिया गया है। हालांकि जवान अभी भी जो है जंगलों में है और उस इलाके में नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। इस वजह से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कितने जवान इस एनकाउंटर में शहीद हुए हैं। जो जवान शहीद हुए हैं उनका नाम क्या है, इसके अलावा जो माओवादी मारे गए हैं वो कौन है, उनका कैडर क्या है। कुछ देर बाद जो है सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बहरहाल एक बार फिर आपको वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा मैं। ये बीजापुर हेलीपैड की तस्वीर है। MI-17 का हेलीकॉप्टर है। MI-17 के हेलीकॉप्टर के साथ ही कुछ जवान जो है और पुलिस के आला अधिकारी जो है यहाँ पे तैनात हैं। एम्बुलेंस भी आप देख सकते हैं। तर्रेम थाना क्षेत्र के लिए जो है, तर्रेम थाने के लिए 9 एम्बुलेंस भेजे गए हैं। हमारे जो विश्वस्त सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि बड़ी कैजुअलिटी, बड़ा नुकसान जो है पुलिस विभाग को या पुलिस महकमे को उठाना पड़ा है इस एनकाउंटर में। जिस तरह की जानकारी निकल कर आ पा रही है वो ये बटालियन नंबर 1 के जो कमांडर हैं हिडमा, उसके साथ में पुलिस का ये एनकाउंटर हुआ है। और साथ ही आपको बता दें जो हमारे जो विश्वस्त सूत्र हैं जो जानकारी हमको दे रहे हैं उसके मुताबिक जो है 30 और 31 मार्च को ये एनकाउंटर ऑपरेट किया जाना था, मगर किन्हीं कारणवश जो है पुलिस इस ऑपरेशन को एक तरीके से अमली जामा नहीं पहना पाई और कल देर शाम जवानों की एक टुकड़ी उस इलाके में रवाना की गई और फिर आज सुबह करीब 8 बजे जो है पुलिस और माओवादियों के बीच तर्रेम थाना क्षेत्र के जोन्नागुड़ा के इलाके में एनकाउंटर शुरू हुआ। मैं बता दूं जोन्नागुड़ा वो इलाका है जो पुवर्ती से महज 1 किलोमीटर दूर है। पुवर्ती जो है वो बटालियन नंबर 1 के जो कमांडर है हिडमा, उसका गृहग्राम है। लिहाजा एक तरीके से ये समझा, ये माना जा रहा है कि हिडमा के टीम के साथ ही पुलिस का ये मुठभेड़ हुआ है। बहरहाल ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि माओवादियों ने क्या कोई एम्बुश बिछाया था जिसमें जवान उसमें फंस गए या फिर जवान ऑपरेशन पर निकले हुए थे और इसी दौरान माओवादियों ने जो है गुरिल्ला युद्ध रणनीति का इस्तेमाल करके जवानों पर हमला किया है। कुछ देर का और इंतजार, चीजें और स्पष्ट होंगी। तब तक का इंतजार कर हमें धैर्य रखना होगा ये देखने समझने के लिए कि किस तरह का एनकाउंटर हुआ, कितने जवानों की शहादत हुई है। लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है 5 जवान जो है इस पूरे एनकाउंटर में शहीद हुए हैं और 2 माओवादी ढेर हुए हैं। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18 बीजापुर। मुकेश